लिया अपन ने, डन। चलो, अगर तुमने नोटिस किया है तो हमने हमने सेबी के कौन से रेगुलेशन पढ़ रहे हैं? सेबी के कौन से रेगुलेशन? प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015, डन। रेगुलेशन नंबर 1 क्या बताता है? नाम, कि रेगुलेशन का नाम क्या है। रेगुलेशन 2 क्या बताता है? डेफिनेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम रेगुलेशन 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। इनका रेगुलेशन नंबर भी याद होने चाहिए। कुछ ही रेगुलेशन नंबर याद करने को बोलती हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रेगुलेशन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 3 जिसमें मुझे रेगुलेशन नंबर मस्ट चाहिए ही चाहिए। बाकी नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। ठीक, चलिए अभी जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले रेगुलेशन नंबर 3। ठीक है, 3 खत्म होगा। जैसे ही 3 खत्म होगा, नेक्स्ट लंबा चौड़ा 3 रेगुलेशन है, डिटेल में जाएंगे। आपको दिख रहा है रेगुलेशन नंबर 4, ये रेगुलेशन नंबर 4 है। ठीक है, चलो फिर रेगुलेशन 4 खत्म होगा, आपको मिलेगा 5 केसेस के बाद मिलेगा। तो कुल मिलाकर 3 रेगुलेशन नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करें। एक्सट्रैक्ट भूल गए, क्या था एक्सट्रैक्ट बताओ। कुछ एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपने खुद से स्टॉक एक्सचेंज को नहीं बताई थी, फिर हमें पता चला था लोअर बिड एक इंफॉर्मेशन थी जिस बेसिस में हमने क्या किया था। तुम एब्सेंट थे क्या? याद है? कंपनी को, है ना, एक वर्क ऑर्डर मिला था जो उसने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म नहीं किया था। इट वॉज फाउंड टू बी, वो लोवेस्ट बिडर था जिस कारण से उसे वो ऑर्डर मिला। सम पीपल ट्रेडेड शेयर। इसी टाइम पर ही हमने देखा कि भैया किसी ने ट्रेडिंग करी है और आपने आईटेक्स को एक ऑर्डर मिला। ठीक है, हमने ये बात स्टॉक एक्सचेंज को नहीं बताई। जब हमने ये बात स्टॉक एक्सचेंज को नहीं बताया मतलब पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जब ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है तो इस टाइम पे ये ट्रेड किसने किया है? तो मान लिया जाएगा कि आपके पास अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी जिस बेस में आपने ट्रेडिंग करा, एडवांटेज उठाया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बात सेट के पास गई थी कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक, क्लियर है? वापस आते हैं रेगुलेशन नंबर 3। सबसे पहले हेडिंग समझेंगे। हेडिंग, हेडिंग क्या बोलता है? सबसे पहले क्या लिखा है, वर्ड क्या लिखा है? ये रिस्ट्रिक्शन किसमें? कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट। क्या? यूपीएसआई फुल फॉर्म। पहले एकदम शॉर्ट में समझेंगे फिर डिटेल में जाएंगे। आ जाओ। आईटीएस कंपनी का एग्जांपल, मैं इनसाइडर, कोई भी इनसाइडर बाहर वालों को कम्युनिकेट नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। किसको? एनीवन। वापस, इनसाइडर को बोला आप इंफॉर्मेशन नहीं दोगे। ठीक है, ऑपोजिट, आप भी मुझसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगोगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहले वाले केस में क्या हो रहा है? मैं इंफॉर्मेशन दूंगी नहीं, और दूसरे वाले केस में आप इंफॉर्मेशन मांगोगे नहीं। पहला, नो इनसाइडर कम्युनिकेट प्रोवाइड एसेस टू एनीवन। सेकंड केस, नो पर्सन, आप। प्रोक्योर मतलब क्या होता है? ऑब्टेन करना, लेना, इंफॉर्मेशन लेना। ठीक है, यूपीएसए फ्रॉम एनी इनसाइडर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक इनसाइडर किसी भी पर्सन को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं करेगा और कोई भी पर्सन इनसाइडर से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन भी नहीं करेगा। एक्सेप्शन, पहला क्या लिखा है? लेजिटिमेट पर्पस बोले तो लीगल। दूसरा, परफॉर्मेंस ड्यूज मतलब भाई आपका काम है, आपकी ड्यूटी है वो काम करना। ठीक है, ऑडिट करने आ रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देना, ये आपकी ड्यूटी है। या फिर डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। कुल मिलाकर ये 3 एक्सेप्शन है। देखा जाए तो दोनों के बीच में और है। पहला क्या बोल रहा है? लीगल पर्पस, लेजिटिमेट पर्पस। दूसरा क्या कह रहा है? परफॉर्मेंस ड्यू और डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। एक ही बात है, आपका काम है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। जनरल रूल, वापस क्या नहीं करना है? कोई भी इनसाइडर कम्युनिकेट नहीं करेगा इंफॉर्मेशन टू एनी पर्सन। कोई भी पर्सन इनसाइडर से प्रोक्योर भी नहीं करेगा इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट 3, लेस्टिमेट पर्पस, परफॉर्मेंस ड्यूज और डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। डन। चलो, एकदम मैंने आपको शॉर्ट में क्रिस्प तरीके से बता दिया। अब तुम्हारी बुक ने भी ट्राई किया है। ठीक है, ट्राई किया, लेकिन अच्छा ट्राई किया फिर भी मैं कहूंगी। क्या लिखा है ऑन कम्युनिकेशन? हेडिंग अब समझ में आ रहा है?
कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट डिफरेंस समझ आए? कम्युनिकेट मतलब इनसाइडर कम्युनिकेट कर रहा है और प्रोक्योरमेंट मतलब बाहर का इंसान मांग रहा है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन प्रोक्योर, यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन 3, इनसाइडर नॉट कम्युनिकेट, नो पर्सन टू प्रोक्योर, ठीक है? एक्सेप्शन, ये 3 एक्सेप्शन यहां दे रखे, ठीक है? लेकिन शॉर्ट में जब मैंने आपको बताई दिया तो इस शॉर्ट को नहीं देखने की जरूरत है, आपको अपनी सीधा लैंग्वेज रीड करनी है बेरेक्ट की, ठीक है? आओ, रिस्ट्रिक्शन ऑन द कम्युनिकेशन, रेगुलेशन नंबर 3, सबसे पहले क्या है? रेगुलेशन नंबर 3, नो इनसाइडर टू कम्युनिकेट यूपीएसआई, ठीक? अभी हम रेगुलेशन 3 का सब रेगुलेशन क्या पढ़ रहे हैं? 1 क्या बोलता है? इनसाइडर नहीं करेगा कम्युनिकेट, और आगे चल के 2 पढ़ेंगे, बाहर वाला पर्सन भी अंदर वाले इंसान से प्रोक्योर नहीं करेगा। डन? आओ डिटेल पढ़ेंगे, रीड करें। नो इनसाइडर शेल कम्युनिकेट, अब थोड़ा सा बिछा कर लिखते हैं हम। क्यों बिछा के लिखते हैं? क्योंकि सारी बातें कवर हो जाए। मैंने शॉर्ट में बताया कि भैया कम्युनिकेट नहीं करेगा, लेकिन आंसर लिखते वक्त ध्यान देना क्या लिखा है? कम्युनिकेट, प्रोवाइड, अलाउ, एसेस एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंपनी से रिलेटेड हो, कंपनी की सिक्योरिटी जो लिस्टेड है या फिर जो लिस्ट होने जा रही है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि भैया कोई भी कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो आंसर तो पूरा लिखोगे ना, क्या कम्युनिकेट नहीं करेगा? कोई भी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी लिस्टेड है जो, या फिर जो प्रपोज टू बी लिस्टेड, और फिर उन्होंने बोला कम्युनिकेट नहीं करेगा, प्रोवाइड नहीं करेगा, अलाउ एक्सेस टू एनी यूपीएसआई। डन? चलो, किसे? टू एनी पर्सन, लेकिन एनी पर्सन में इंक्लूड होता है अदर इनसाइडर। के बात समझ में आ रही है? अगर ये इन्फॉर्मेशन रॉकी सर, अभिषेक सर और मेरे बीच में, तो मुझे दूसरे इनसाइडर को भी इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, अनटिल अनलेस वो 3 एक्सेप्शन। भाई सीए आया, ऑडिट करने आया, तो इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी। मैं कह रही हूँ भैया रॉकी सर, मैं अभिषेक सर, ये बातें अपने ही बीच में रख रहे हैं, दूसरे किसी इनसाइडर सीएस को नहीं दे रहे। भैया सीएस को देना पड़ेगा, लेकिन जनरल रूल नहीं देना है, लेकिन अगर काम है तो देना पड़ेगा। मैं रक्षिता दी ओमकार भैया को नहीं दूंगी। कुल मिलाकर एक इनसाइडर किसी भी पर्सन को नहीं देगा, वो कोई भी पर्सन बाहर का भी हो सकता है और अंदर का भी हो सकता है। बातें समझ में आ रही है? पक्का? चलो, तो उन्होंने कहा कि किसी भी पर्सन को नहीं देगा इंक्लूडिंग अदर इनसाइडर, एक्सेप्ट 3 एक्सेप्शन थे। पहला एक्सेप्शन लेस्टिमेट पर्पस, दूसरा परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, देन डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। डन? नीचे आपको रेगुलेशन नंबर 3(2)(a) दिख रहा है। यहां आपको लेस्टिमेट पर्पस का लेस्टिमेट मतलब लीगल नहीं होता है, रीजनेबल होता है। लेस्टिमेट मतलब क्या होता है? रीजनेबल। रीजनेबल पर्पस मतलब क्या? शेयरिंग अनपब्लिश प्राइस इंफॉर्मेशन, क्या लिखा है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय द इनसाइडर विद द पार्टनर। मतलब हमारा जेन्युइन पर्पस क्या है कि भाई 3 एक्सेप्शन थे। पहला क्या लिखा है? लेस्टिमेट मतलब क्या बोलूं? रीजनेबल, जेन्युइन। भाई आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, उसको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दोगे कि नहीं दोगे? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय इनसाइडर, मैं आईटेक्स का इनसाइडर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किसी के साथ करता तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारा काम है लोन लेने देने का, तो जिसको भी लोन लेने देने करते तो उसको हमें पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि भैया पार्टनर के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो फुल इन्फॉर्मेशन दो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। फिर क्या बोला? किसी के साथ कोलैबोरेशन है आपका तो कोलैबोरेटर हो गए, लेंडर्स, लोन लेना देना कर रहे हो, भाई अगर मैंने बैंक को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मुझे लोन नहीं देगा। तो जेन्युइन रीजन है ना इनको बताना, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोला? कस्टमर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कंज्यूमर के अपने खुद के कुछ राइट्स है, आरटीआई, ठीक है? क्या राइट्स है कि भैया उनको सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो कस्टमर को दो, सप्लायर को दो, मर्चेंट बैंकर, तो मर्चेंट बैंकर को इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे क्या? उसके बिना तो तुम्हारा कुछ काम ही नहीं हो सकता। लीगल एडवाइजर को दो, ऑडिटर्स को दो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये कहां से आ गया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल? कंपनी खत्म होने जा रही है, उसके पास तो चिट्ठा चिट्ठा रहेगा आपका, नहीं तो नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी। अदर एडवाइजर, कंसल्टेंट, कुल मिलाकर यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल देकर बताया है कि भैया लेस्टिमेट पर्पस का हमारा मतलब क्या है। समझ में आया? वापस, कोई भी इनसाइडर क्या नहीं करेगा? कम्युनिकेट, और वर्ड क्या लिखा है? प्रोवाइड या फिर अलाउ एक्सेस यूपीएसआई की, किससे रिलेटेड? कंपनी से रिलेटेड, सिक्योरिटी लिस्टेड या फिर जो प्रपोज टू बी लिस्टेड। डन? एक्सेप्ट 3, लीगल नहीं, लेस्टिमेट, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, ठीक है? फिर लेस्टिमेट पर्पस का मतलब समझ में आ गया थ्रू एग्जाम्पल, ठीक है? रीजनेबल। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं जिनको भी इंफॉर्मेशन मिली, जयश्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ,
मुझे इंफॉर्मेशन को देनी पड़ी, तो इनसाइडर की डेफिनेशन में जयश्री भी आ जाएगी। अब ये बाहर की है, ये कस्टमर है बाहर का, इसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि इसका मेरा कुछ कंफ्यूजन है क्या अनुष्का? चलो ये समझ में आ गया, पहले बताओ 3 क्लियर है? ये 3 टू एक्चुअल में बाद में ही है, ठीक है। एक काम करते हैं, हाँ पहले भी समझ ही लो, ये बाद ही में समझाऊंगी, ये वाला बाद में समझना, ठीक है। अभी 3 टू ए एक्चुअल में वो उसी से रिलेटेड है इसीलिए, ठीक है। पहले 3 टू ए हमने पढ़ लिया है, नहीं अभी नहीं, इसी में था ना एस्टिमेट पर्पस, यस ये पढ़ लिया, अभी ये पढ़ा रही हूँ, डन। चलो अभी कंसेप्ट समझो। जयश्री का एग्जाम्पल, जयश्री मेरा कस्टमर है, ठीक है, सप्लायर है जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसका मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी थी, अभी पढ़ा ना एस्टिमेट पर्पस, यस और नो। एग्जाम्पल ध्यान रखना, मैंने इसको इन्फॉर्मेशन दे दिया, ये तो बाहर की थी ना। अब इनसाइडर की डेफिनेशन में जयश्री को भी इनसाइडर मान लिया जाएगा, जिसके पास अब ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारे लोग को ट्रीट किया जाएगा इनसाइडर। बात समझ में आ रही है? तो जो भी रिसिपेंट है, एनी पर्सन इन द रिसिप्ट ऑफ द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एस्टिमेट पर्पस शेल बी कंसीडर एज एन इनसाइडर। अब तुरंत इसको नोटिस दिया जाएगा और क्या बोला जाएगा, गिवन टू सच पर्सन टू मेंटेन, मतलब अब ये इनसाइडर बन चुकी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना। अगर ये कॉन्फिडेंशियल ब्रीच करती है तो इस पे पेनल्टी लगेगी। मतलब आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनसाइडर की डेफिनेशन में वो सारे लोग कवर हो जाएंगे जिन जिन के पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। और इनके साथ एक अलग से अग्रीमेंट होता है, उस अग्रीमेंट को बोलते हैं कि भैया हमने ये इसलिए कर रखा है ताकि ये इन्फॉर्मेशन कहीं और लीक ना हो, तो जिसको इन्फॉर्मेशन दी उसके साथ कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? वापस हम पढ़ रहे हैं अभी सेक्शन, सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं? 3(1) सबसे पहले पढ़ा। 1 क्या बोलता है, मैं इंफॉर्मेशन नहीं करूंगी, डन। एक्सेप्ट 3 लेस्टिमेट पर्पस के लिए परफॉर्मेंस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है, ठीक है। अब लेस्टिमेट पर्पस को ही पकड़ा और 3 का 2A बोलता है, क्या बोलता है, लेस्टिमेट पर्पस की पहले पूरी मीनिंग बताता है, फिर क्योंकि ये कनेक्टेड इसलिए पहले पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फिर ये एस्टिमेट पर्पस को ही डिटेल में बोलता है कि जिसको इन्फॉर्मेशन दी वो रिसिपेंट भी क्या हो गया, इनसाइडर मान लिया जाएगा और वो इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा। इनके बीच में, हमारे बीच में एक अग्रीमेंट साइन हो गया कि भैया ये इन्फॉर्मेशन आगे तुम लीक करने वाली नहीं हो, डन। समझ में आ गया? अब आएंगे, क्या पढ़ेंगे, 3 का 2। 3 का 2 आप पहले से जानते हो क्या है 3 का 2, आप भी हमसे ये इन्फॉर्मेशन नहीं लोगे, मतलब दोनों पे कैसे हो जाएगा, मैंने अगर इन्फॉर्मेशन दी तो पेनल्टी लगेगी, आपने मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगी तो आपको भी पेनल्टी लगेगी, तो बोथ वे बोल दिया, ठीक है। चलो अब आ जाओ सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे। हेडिंग समझ में आ रही है? नो पर्सन शेल प्रोक्योर, नीचे आ जाओ। नो पर्सन शेल प्रोक्योर सेम फ्रॉम या कॉस्ट टू बी कम्युनिकेशन बाय द इनसाइडर। क्या नहीं मांगोगे, यूपीएसआई सेम रिलेटेड टू कंपनी या फिर कंपनी लिस्टेड या फिर प्रपोज टू बी लिस्टेड, एक्सेप्ट 3 एक्सेप्शन सेम, लेस्टिमेट, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, डन। नीचे एक नोट दे रखा है, दिस प्रोविजन इज इंटेंड टू इम्पोज प्रोहिबिशन। हम कुल मिलाकर क्या बोल रहे हैं, अनलॉफुल तरीके से जो आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, लीक करना चाह रहे हो, हम उससे बचाना चाह रहे हैं, ये सब इलीगल माना जाएगा क्योंकि ये इलीगल तरीके से आप इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो। क्लियर है? पक्का? नीचे अब हमें 3 का 1 समझ में आ गया, 2 समझ में आ गया, 2A 2B समझ में आ गया। नेक्स्ट बताओ क्या लिखा है, एक्सेप्शंस मतलब अभी तक हम क्या समझ रहे थे, रेगुलेशन 3 बोलता है कि भैया मांगना नहीं है ना ही देना है, यही बोलता है, ठीक है। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंग दी जा रही है तो आपको छूट मिलती है। आपको क्या मिलती है? छूट। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस आप में नहीं है, इंफॉर्मेशन देना लेना कर लो, ठीक। मुझे बताओ क्या ओपन ऑफर पहली बार पढ़ रहे हो? बताओ क्या होता है, टेक ओवर चैप्टर पढ़ा, ओपन ऑफर समझा है, बताओ ओपन ऑफर का मतलब। जिस दिन 25% का ट्रिगर आया उस दिन आपको ओपन ऑफर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्वायरर, मैं खरीदना चाहती हूँ रिलायंस कंपनी को, रिलायंस कंपनी के 24% शेयर मेरे पास आ गए, मैं 25 खरीदना चाहती हूँ तो पहले ओपन ऑफर फिर खरीदूंगी, डन।
यही समझाई टेक ओवर चैप्टर में। चलो शॉर्ट में पहले समझा रही हूँ। यूपीएसआई कैन बी शेयर्ड, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बोलता है भाई, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। इसका मतलब कि आप ये इंफॉर्मेशन दे सकते हो अगर ओपन ऑफर, ओपन ऑफर क्या, तुम नोटिस करो ना, लॉ ही तो हमें बोल रहा है इंफॉर्मेशन अपने तक रखिए, ठीक है। लेकिन अब मैं इंफॉर्मेशन ओपन ऑफर लेकर आ रही हूँ, खुद एक बार सोचो, मैं रिलायंस कंपनी के लोगों के लिए ओपन ऑफर लेकर आ रही हूँ, ठीक है। मुझे, तुम सब रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर हो, तुम्हारे घर घर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, कैसे पहुंचाऊंगी, मतलब रिलायंस कंपनी से खुद मांगूंगी ना, रजिस्टर निकालो, दो कौन कौन है तुम्हारा शेयर होल्डर, उसका एड्रेस मुझे दो, उनकी ईमेल आईडी दो, मुझे उनको ऑफर लेटर पहुंचाना है, डन। तो मैं इंफॉर्मेशन, जब इन्होंने बोला कि जब आप ओपन ऑफर में ये सारी चीजें कर रहे हो तो अलाउड है, क्योंकि आप टेक ओवर के रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो, क्योंकि लॉ करवा रहा है आपसे। इट्स रिक्वायर द ओपन ऑफर अंडर द टेक ओवर रूल्स इज इन दी कंपनीज बेस्ट इंटरेस्ट, बस कंपनीज के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। दूसरा, नॉट रिक्वायर ओपन ऑफर, हो सकता है आप ओपन ऑफर दे रहे हो लेकिन रीजन आपका टेक ओवर नहीं है, रीजन आपका टेक ओवर नहीं है, बट स्टिल इन दी कंपनीज इंटरेस्ट। पहला वाला पॉइंट क्या बोलता है, ओपन ऑफर दे रहे हो और कंपनी के इंटरेस्ट के लिए भी है। दूसरा वाला बोलता है अदर देन ओपन ऑफर है, ओपन ऑफर नहीं है लेकिन क्या है, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, एंड द यूपीएसआई इज मेड, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए भी तो भी हम काम चला देंगे, लेकिन आप ये इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द तक जनता तक पहुंचाओ, कितने दिन के अंदर, 2 ट्रेडिंग डेज बिफोर दी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन बाद में, पहले इंफॉर्मेशन फिर ट्रांजेक्शन, बस ये थोड़ा शॉर्ट में है। आओ, notwithstanding anything contained in this regulation, UPSI may be communicated, provided, allow access to या procure, कब, जब ये ऑब्लिगेशन किस में आती है, ओपन ऑफर, टेक ओवर रेगुलेशन एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड कंपनी शेयरिंग सच इंफॉर्मेशन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, नॉट अट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन, ओपन ऑफर की ऑब्लिगेशन अट्रैक्ट नहीं कर रही है टेक ओवर वाली, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या लग रहा है, ये इन्फॉर्मेशन इन दी इंटरेस्ट ऑफ दी कंपनी है, इस कारण से तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को जनरली अवेलेबल बस करा दो 2 ट्रेडिंग डेज जब भी प्रपोज किया ये ट्रांजेक्शन। समझ में आया, पक्का। क्या पढ़ा अभी हमने, एक्सेप्शन 3 का 3 पढ़ा, 3 का 3 क्या बोलता है, ओपन ऑफर और द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, या फिर विदाउट ओपन ऑफर बट ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, हम अलाउ कर देंगे कम्युनिकेशन प्रोक्योरमेंट दोनों, डन। एक्सेप्शन नोट है भैया, रीड कर लेना एक बार। चलो हेडिंग पढ़ो बस, क्या लिखा है, क्या क्लिक हो रहा है, जयश्री वाला एग्जाम्पल, लेस्टिमेट पर्पस के लिए जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसको एक नोटिस दिया था इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखना, तो उसी कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट यहाँ पे बताया उन्होंने, ठीक है। आ जाओ, फॉर द पर्पस ऑफ सब रेगुलेशन 3, सब रेगुलेशन 3 क्या पढ़ा अभी हमने, ऊपर एक्सेप्शन पढ़ा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल रिक्वायर एग्जीक्यूट अग्रीमेंट टू दी कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्फिडेंशियलिटी। अभी उन्होंने बोला टेकर वाली बात अगर होती है तो टेकर वाले में मैं जो इन्फॉर्मेशन मांग रही हूँ तो रिलायंस कंपनी मुझे बोलेगी ना, भाई मैं तुम्हें शेयर की सारी इन्फॉर्मेशन तो दे रहा हूँ क्योंकि देना पड़ रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन, लेकिन आप इस इन्फॉर्मेशन को आगे लीक मत करना, मेरे साथ अग्रीमेंट होगा, नॉन डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ सच पार्टीज, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, एक्सेप्ट पर्पस ऑफ दी 3 में टेक ओवर की बात हो रही है, तो टेक ओवर में जैसी चीजें बोल रखी है हम उसको फॉलो करवाएंगे, ठीक। तो कुल मिलाकर इन्होंने बोला कि फॉर द पर्पस ऑफ सब रेगुलेशन 3, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल रिक्वायर द पार्टीज टू एग्जीक्यूट करे अग्रीमेंट कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, सच पार्टी शैल कीप द इंफॉर्मेशन सो रिसीव कॉन्फिडेंशियल एक्सेप्ट रेगुलेशन 3 के टेक ओवर में जितनी बातें बोल रखी है उन्हें छोड़कर, एंड शैल नॉट अदरवाइज ट्रेड इन द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी व्हेन इन द पोजीशन, अगर आपके पास यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन है तो आप ट्रेड भी नहीं करोगे, लेकिन यहां तो हमें करना ही पड़ रहा है, डन। कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, डेटाबेस, डेटाबेस बस बताओ क्या होता है, पूरे पढ़ डाल, स्टोर रहता है, मेंटेन करके रखो, सच बताऊं तो आप ना 4 पढ़ रहे हो, ये 4 को उन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया, तो आप ये सॉरी 5 पढ़ रहे हो, ये 5 जो पढ़ोगे ये सेम क्वेश्चन फ्रेम में है, ठीक है। चलो वापस, आपको मेंटेन करके रखना एक स्ट्रक्चर डेटाबेस जहां पे क्या लिखा होगा, नेम ऑफ द पर्सन जिसके पास यूपीएसआई है और नेम ऑफ द पर्सन हु शेयर्ड द सेम। आईटेक्स एक डेटाबेस तैयार करेगा जिसमें नाम लिखेगा रॉकी सर का, मेरा, अभिषेक सर का, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमें कस्टमर क्लाइंट के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए थे, ठीक है।
तो जिन जिन को हमने इन्फॉर्मेशन दी है उनका भी नाम लिखा होगा, ताकि एक जगह एक डेटाबेस तैयार हो जाए कि किस किस के पास इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, एक मूवी है सैफ अली खान की बाजार मूवी, समय मिले तो देखना, ठीक है? वही नहीं है ना? कर क्या रहे थे कल दिन भर? ऐसा तो मत बोलो कि टेस्ट के लिए पूरा पढ़ रहे थे। चलो आओ, कुछ नहीं, यहाँ पे बस क्या लिखा है, what the information should be listed company maintain in the structured digital database under the regulation 3 के सब रेगुलेशन 5 में, ये एक्चुअल में 5 ही पढ़ रहे हो, ठीक है? फिड्यूसरी या इंटरमीडियरीज, कुल मिलाकर ये डेजिग्नेटेड पर्सन है, इनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, इन सारे लोगों की हमें डिटेल चाहिए। डिटेल में उनका नाम, फिड्यूसरी, इंटरमीडियरीज का तो चाहिए चाहिए, साथ में क्या चाहिए हमारे, उनका पैन। किसी कारणवश पैन नहीं है तो कुछ भी, ठीक है, ऑथराइज जो भी कर रखा हो कि भैया ये आइडेंटिटी हमें इसकी चाहिए, तो दे दिया जाएगा, ठीक है? इन केस ऑफ पैन इज नॉट अवेलेबल तो ये होगा जो भी शेड्यूल सी में गिवन है। एग्जाम्पल देके बता रहे, एक लिस्टेड कंपनी अपॉइंट करती है एक लॉ फर्म को, एक मर्चेंट बैंकर को, ऑब्टेन द नेम, पैन, लिस्ट ऑफ द पर्सन, ठीक है? कुल मिलाकर ये चीज फिर से उन्होंने यहाँ पे रिपीट मारी, ये जो पैराग्राफ दिख रहा है ना, सेम वही है। लास्ट 6 क्या बोलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसको मेंटेन करके रखना डिजिटल डेटाबेस को, कितने टाइम तक के लिए, 8 साल तक प्रिजर्व करके रखना। सिंपल सेंस में आओ, यूपीएसआई डेटाबेस मस्ट बी प्रिजर्व कितने टाइम तक, 8 साल तक, टिल या फिर जब तक रेगुलेटरी प्रोसीडिंग एंड ना हो जाए। ऊपर डिजिटल बेस समझ में आया, नाम जिसके पास है या फिर जिसको शेयर किया है, पेन या फिर अदर आईडी संभाल के रखना, और किस तरीके से संभाल के रखना, एकदम सिक्योर होने चाहिए और टेम्पर प्रूफ। डन, पक्का समझो। अब हमने रेगुलेशन 3 बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लिया है, 3 का 1 2, अभी सब पूछूंगी, ठीक है? और क्या था, और चलो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन नंबर के साथ याद रखना। क्या बोलता है, मैं नहीं कम्युनिकेट करूंगी तुम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन। तुम लोगों में एनी पर्सन से मतलब हमारा इनसाइडर भी है, अनदर इनसाइडर भी है, ठीक है? 2 क्या बोलता है, हाँ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या था, लेस्टिमेट, डन, पक्का। चलो सबसेक्शन 2, आप भी मुझसे मांगोगे नहीं, डन। एक्सेप्शन सेम 3। अब आ जाओ 3 के 2 का मीनिंग बताया, कुछ एक आध एग्जाम्पल बताओ। मर्चेंट बैंकर, कस्टमर, ऑडिटर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एडवाइजर, लीगल, गुड। टू बी, जिस जिसको इन्फॉर्मेशन रिसिप्ट मिली वो सब इनसाइडर, जैसे कि जयश्री, जयश्री ने बोला जैसे कि मैं, है ना? चलो 3 का 3, 3 का 3, अगर ओपन ऑफर ला रहे एज पर टेको रेगुलेशन एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, वेरी गुड, सिंगल, है ना? अच्छा वेरी गुड। 3 का 4, उन्होंने कहा अग्रीमेंट वाली बात बोली उन्होंने कि भैया अग्रीमेंट रखें, कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है? जो यहाँ पे भी कवर हो गई थी, ठीक। चलो नेक्स्ट 3 का 5, किस किस के पास इंफॉर्मेशन है और किस किस को इंफॉर्मेशन शेयर करिए। मतलब रॉकी सर मेरा और अभिषेक सर का नाम तो होगा, लेकिन इन लोगों ने जिस लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करी उनका भी, और उनका हमें थोड़ा सा पैन चाहिए पड़ेगा, या फिर कोई भी अदर जो भी ऑथराइज्ड हो, और इसे संभाल के रखना पड़ेगा। कितने टाइम तक संभाल के रखना है, या फिर जब तक, एकदम क्लियर बच्चों, पक्का? नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डन, छोड़ दूं?